हिंदुस्तान वार्ता की स्वास्थ्य परिचर्चा की आगे की कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार राजेश रंजन। डॉक्टर कुमार राजेश रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा पटना और सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान वार्ता की हमारी परिचर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक यूरोलॉजिस्ट और एक किडनी स्पेशलिस्ट के रूप में आपसे समझना चाहूंगी कि कॉमन बीमारियां यूरोलॉजी की या किडनी से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं जिसको लेकर लोग आपके पास आते हैं? मैडम, किडनी का प्रॉब्लम दो तरह का होता है। अगर हम ऐसे समझें, एक मेडिकल प्रॉब्लम होता है, एक सर्जिकल प्रॉब्लम होता है। जी। मेडिकल प्रॉब्लम में आता है, जैसे हम लोग पेशेंट आते हैं, कभी कभी शरीर फूल गया, उल्टी आ रही है, पेशाब रुक गया, नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तो वो सब मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी पेशेंट को हम तभी स्क्रीन करके ही कर सकते हैं जब हम बेसिक टेस्ट सब कर लें। कुछ टेस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम में आता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट के कारण यूरिन रुक गया, अगर स्टोन के कारण यूरिन रुक गया, पेशेंट रेनल फेलियर में चला गया, तो इस तरह से दोनों को मिलजुल करके करना पड़ता है। किडनी जो फिजिशियन होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो सर्जिकल जो देखते हैं उसको यूरोलॉजिस्ट करते हैं, यूरो सर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिनके पास भी पेशेंट आए, एक स्कैन करके हम लोग देख लेते हैं कि इनको क्या बीमारी हो सकती है, और फिर हम लोग उसको डिवाइड करके या दोनों मिल करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम जो कॉमन लेकर के पेशेंट आते हैं, पेट में दर्द हुआ, पेशाब में ब्लड आया, यूरिन नहीं हो रहा है, शरीर सूज गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे किडनी बीमारी की हो सकती है। जी। अमूमन सब हमारे यहाँ एक टेंडेंसी होती है, लोग डिले करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ फेस करते रहते हैं और नेग्लेक्ट करते रहते हैं चीजों को। कई बार सिचुएशन संभली हुई भी रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है जो अलार्मिंग मोड पे होती है, जिसके बाद डॉक्टर को सीख करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हो जिनको लेकर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं, अब डिले करना खतरनाक हो सकता है? मेरा ये कहना है मैडम कि कभी भी अगर किसी भी आदमी को एबनॉर्मल सिम्टम शरीर में आ रहा है, कभी भी आ रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, हेडेक हो गया, एक आध बार पेट दर्द हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हम लोग का लक्षण एबनॉर्मल आ रहा है सामने, हमेशा ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। सीवियर पेन, दर्द उठा, सीवियर दर्द उठा पेट में, अचानक पेशाब में जलन आ गई, पेशाब में ब्लड आने लगा, तो कभी भी ये सब चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अचानक किसी को खांसी ही आ गई, तो ये किसी भी तरह का लक्षण जो हमारा नॉर्मल नहीं है शरीर का, अगर उससे डिविएशन होता है पेशेंट किसी भी आदमी को, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे हम लोग अर्ली स्क्रीनिंग करके उसका इलाज कर सकें। यानी कि किसी भी तरह के नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, पेशाब में जलन होना या पेशाब में ब्लड आना या इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हो, तो उसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत ही समय रहते ही समाधान की ओर मूव करना चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। प्रोस्टेट जो है डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको 40+ में लोगों को हो ही जाती है, लेकिन लोग इसके साथ जीते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक टल, शायद सर्जरी से डरते हैं या फिर यह सोचते हैं कि ये तो कॉमन चीज है। लेकिन प्रोस्टेट भी एक बहुत कॉमन समस्या है। इसे कैसे संभाला जा सकता है सिचुएशन को, या कंडीशन ना आए, या अगर हो गई है तो क्या करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स क्या है इसके? मैडम, प्रोस्टेट तो एक बीमारी है जिसके कारण पेशाब का फ्लो होना कम हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, रात में आदमी बार बार उठता है, उसके कारण हम लोग को ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में स्टोन भी बन सकता है। प्रोस्टेट नॉर्मल भी, बिनाइन भी कंडीशन हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज हमको खुद नहीं करना है, पेशेंट्स को खुद नहीं करना है। आप आए, क्योंकि सिर्फ कह देना कि अगर यूरिन नहीं हो रहा है ढंग से तो प्रोस्टेट की बीमारी, ऐसा नहीं है। फिर लोग उसको एसेस करते हैं कि 10 ग्राम ही है, 15 ग्राम ही है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ टेस्ट करके हम लोग, क्योंकि ये पढ़ाई यूरोलॉजी की अलग से 3 साल की होती है जो MS के बाद होती है, तो हम लोग छोटे छोटे चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और इसको पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम लगे, जो सिम्टम मैंने बताया, तो आना है। सिर्फ प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से लेकर के बाहर यूरेथ्रा तक जो प्रोस्टेट का सिम्टम दे रहा है, तो हमको स्क्रीन कर लेना है। और ऐसा नहीं कि हर प्रोस्टेट में आपको ऑपरेशन ही करना है। ऑपरेशन का 4 या 5 इंडिकेशन ही होता है जिसमें हमको ऑपरेशन करना है, बाकी दवा से चलता है। और हमको मेन है डायग्नोसिस। अगर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म है
तो पेशेंट को फॉलो अप करके उस पर रखना है और जो जरूरी है उसके अनुसार इलाज करना है। जी, ये बहुत सही कहा कि प्रोस्टेट में जरूरी नहीं है कि नौबत हमेशा सर्जरी की आए। कई बार अगर समय रहते हैं, अगर हम इलाज शुरू कर देते हैं तो मेडिसिन से भी समस्या जो है वो संभाली जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, ये 45 ईयर्स के हैं लगभग और बीपी की दवाई काफी लंबे समय से खा रहे हैं। हाँ, शुगर की दवाइयाँ इनकी तुरंत अभी शुरू हुई है। इनसे आप ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि किडनी की समस्या आगे फ्यूचर में चल के ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह के मेडिकल कंडीशन में नेक्स्ट किडनी पर अटैक हो सकता है। हाँ, तो ये देखिए, क्या जैसा शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया, मेडिकल रेनल डिजीज लंबे समय तक बीपी रहना, शुगर रहना किडनी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले किडनी, आंख, रेटिना, ये सब चीज होता है जो माइक्रो चेंजेस होते रहते हैं शरीर में। इन सब बीमारियों में हम लोग को स्क्रीनिंग करते रहना है, सीरम क्रिएटिनिन करना है, यूरिन आरएम करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, प्लस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ब्लड शुगर एंड हाइपरटेंशन, बीपी दोनों का रहना है। तो इससे क्या होता है, हम लोग चीज को डिले कर सकते हैं, एकदम ही तो बंद नहीं कर सकते हैं। किडनी तो थोड़ा मोड़ा अफेक्ट हो सकता है लंबे समय में, लेकिन डिले कर सकते हैं और काफी दिन तक डिले कर सकते हैं हम लोग अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन रखें। और बाकी है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इसमें अगर मान लीजिए किसी को यूरिन रुकता है तो वो सब हमको तो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। ऐसे पेशेंट्स प्रोन होते हैं डायबिटिक इन्फेक्शंस के लिए, स्टोन होता है, अर्लीस्ट आपको ट्रीटमेंट चाहिए ऐसे पेशेंट्स में। ऐसे पेशेंट्स में किडनी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये सब पेशेंट को स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए और फॉलो अप चाहिए फिजिशियन से भी और सर्जन से भी। जी, ये फॉलो अप तो करना है, लेकिन हमें और मेडिकल कंडीशंस में बीपी और शुगर तो कंट्रोल रखना है। हमारा खान पान डॉक्टर साहब किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि किडनी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं कि ऐसा मत खाओ, ऐसे पानी मत पियो, बहुत तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है। कैसा हमारा लाइफस्टाइल और खान पान होना चाहिए एक सेहतमंद किडनी के हिसाब से? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी का इंटेक नॉर्मल होना चाहिए। जैसे बहुत टाइम में हम लोग काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो पानी शुद्ध नहीं रहने के कारण हम लोग अवॉइड करते हैं। नॉर्मल 2 से 3 लीटर का पानी इंटेक होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यूरिन क्लियर रहना चाहिए, यूरिन येलो ना हो, उतना पानी पीना है। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है, अपने आवश्यकता के अनुसार पानी का इंटेक करना है। स्वस्थ भोजन करना है, और ऐसा नहीं है कि ये खाएंगे तो किडनी का बीमारी हो जाएगी, ये नहीं खाएंगे तो किडनी की बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और जिस कंडीशन में हम हैं, अगर छोटे मोटे बीमारी है तो उसके अनुसार हम लोग को डाइट मॉडिफाई करना है। डायबिटिक है तो डाइटिशियन से मिल करके हमको अपना डाइट चार्ट बनाना है। और भी अगर स्टोन डिजीज है तो हमको उसके अनुसार से डाइट लेना है। लेकिन नॉर्मल हेल्दी पेशेंट आदमी के लिए बहुत ज्यादा डाइट मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए कि हम ये खा जाएंगे तो हमारी किडनी। नॉर्मल जो हो गया जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब तो अवॉइड ही करना है, वो सब ज्यादा हानिकारक होता है। नॉर्मल पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए। और फिट रहना है तो एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, यही कॉमन चीज। जी, यानी कि पानी के इंटेक पे ध्यान देना है, अल्कोहल से बचना है, साथ ही साथ समय रहते कोई भी समस्या हो, खास करके अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट हैं, तो थोड़ी सी सावधानी एक्स्ट्रा आपको बरतने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में भी मूत्र रोग को लेकर कई तरह की समस्या होती है। लीकेज, पेशाब लीकेज की समस्या बहुत कॉमन है 40+ में। खांसने पर, जोर से बोलने पर, कई बार झुकने पर भी पेशाब लीक होने की समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है महिलाओं में। क्या सलाह देंगे महिलाओं को कि कैसे, अगर समस्या है तो कैसे उसको केयर टेक किया जाए, क्योंकि महिलाएं अमूमन हमारे यहाँ सबसे निचले पायदान पे खुद को रखती हैं, तो आपसे क्या सलाह होगी उनके लिए? देखिए, ये जो यूरिनरी लीकेज की समस्या है, बहुत टाइम में हम लोग का ये चाइल्ड बर्थ से शुरू होता है। जैसे पहले कहा जाता है कि प्रोलॉन्ग जो डिलीवरी होता है, बहुत लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहा हो, बहुत स्ट्रेन कराया जाता है, तो वो सब थोड़ा अवॉइड करना है। प्लस जैसे कुछ बीमारी है, जैसे अगर स्टूल प्रॉपर ना हो, यूट्रस नीचे आता हो, तो ये सब कॉमन चीज है जो एसोसिएटेड होता है यूरिनरी लीकेज से। फीमेल में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है लीकेज। हम लोग का मेनली 3 कारण हम लोग बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेस, जो आपने डिस्कस किया, छींकने से हो गया, खड़े होने से हो गया, खांसने से हो गया, तो ये सब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, लीकेज स्ट्रेस से लीक कर रहा है। दूसरा होता है अर्जेंसी, अगर हमको यूरिन लगा, जाते जाते लीक कर गया, तो वो भी यूरिन लीक है, लेकिन वो अर्जेंसी है। तीसरा होता है मिक्स्ड, जो दोनों होता है, किसी को अर्जेंसी भी है, स्ट्रेस भी है। अब हम लोग का इलाज ये करना पड़ता है कि तीनों में कौन डोमिनेंट चीज है, दोनों है तो दोनों में कौन डोमिनेंट चीज है।
अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का ज्यादातर दवा चलता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी उसका हमको प्राइमरी फैक्टर ट्रीट करना पड़ता है, क्यों हो रहा है, पेशाब की थैली कभी नीचे आ रही है उसके कारण हो रहा है, कभी कभी हम लोग का बॉयल रेक्टम नीचे आता है, लैट्रिन का रास्ता, उसके कारण भी होता है। कभी कभी हमने जैसा बताया कि प्रोलॉन्ग जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर होता है, स्ट्रेन करती है महिलाएं, उस समय स्ट्रेन कराया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, उसके कारण भी होता है। तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर बहुत ही सीवियर हो जाए, दवा से नहीं जाए, तो हम लोग उसमें ऑपरेशन करते हैं, टीओटी करते हैं, टेप लगाते हैं, जिससे उसको सपोर्ट मिले और स्ट्रेस के कारण वो जो लीक हो रहा था वो ना हो। अर्जेंसी के लिए तो मेडिसिन चलता है, लेकिन ये सब करने के पहले हम लोग को एक बार दूरबीन से देख लेना होता है उसको, पेशेंट्स को, और क्या प्रोमिनेंट सिम्टम है उसके अनुसार हम लोग उसको इलाज करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का बीमारी लगे, डॉक्टर से आके मिलना है, क्योंकि इसके बीमारी रेडियोलॉजिस्ट ही ठीक कर सकते हैं, आप कितना भी दवा खा लेने ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिथ्स जो है क्लियर हुए, बहुत सारी जानकारियां मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच जी। अब हमारे साथ स्वास्थ्य परिचर्चा की आगे की कड़ी में जुड़ रहे हैं पारस HMRI हॉस्पिटल पटना से डायरेक्टर कार्डियोवास्कुलर सर्जरी डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल। डॉक्टर अरविंद गोयल के बारे में मैं बता दूं दर्शकों कि इनका काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है 20 सालों का कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में, और ये कई राज्यों में और कई प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनके बारे में मैं ये भी बता दूं दर्शकों कि ये बाईपास की होल वाल्व रिप्लेसमेंट और वेरिकोस वेन सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। हार्ट से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं जो कि आपके जहन में या मेरे जहन में आ सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और उनके प्रभावी समाधानों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। जैसा कि हार्ट एक ऐसी समस्या है, अगर हो सकती है आगे चल के, अगर ध्यान नहीं रखा जाए, हार्ट को लेके लोग बहुत कॉशियस होते हैं। जैसे ही समझ में आता है कि अच्छा हार्ट की समस्या हो सकती है, तो वो घबरा जाते हैं। आमतौर पे लोग क्या समस्याएं लेके हार्ट से जुड़ी हुई आपके पास आते हैं? देखिए, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जैसा एक आम जनता को जैसे ही पता चलता है कि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो पूरा परिवार घबरा जाता है। अब क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ऑपरेशन कहाँ कराएं, कितना खर्चा होगा, मरीज बचेगा नहीं बचेगा, ऐसी सब समस्याएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम भी जैसे दूसरे हमारे शरीर के अंग है, वैसे ही उसकी प्रॉब्लम है और वैसे ही उनके भी उसका भी समाधान उपलब्ध है। बहुत सारी समस्याएं मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं जो हमारे है वो हृदय के ऑपरेशन से हम ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे सांस का फूलना, थोड़ी दूर पैदल चलने पे मरीज को रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए, चलने पे छाती में दर्द होना, ये जो समस्याएं है ये हृदय के जो रोग हैं उनके लक्षण। जी। हार्ट को रिलेटेड कई टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे ब्लॉकेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्योर। ये सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी हैं और थोड़ी थोड़ी अलग भी हैं। ये डिफरेंसेस क्या है और कैसे समझें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। जी देखिए, हार्ट में जो हम बड़े लोगों में हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक, जैसा आपने बोला, ब्लॉकेजेस का मतलब है कि जो हृदय की मांसपेशी को खून सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें कहीं रुकावट, तो जिसके कारण हृदय की जो मांसपेशी है या मसल है जिसको बोलते हैं, उसको एडिक्वेट ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिलती है, तो उसके कारण हमारा हृदय जो है उसमें दर्द होता है, जिसे हम एंजाइना या चेस्ट पेन बोलते हैं। अच्छा। दूसरा है कि इसी के कारण जब ब्लॉकेज काफी बढ़ जाता है तो उसको हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक भी वैसे ही होता है, ब्रेन की आर्टरी की रुकावट को ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं और हृदय की आर्टरी की रुकावट को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं आम भाषा में। दूसरी जो बीमारी है बड़े लोगों में, जो एडल्ट्स में होती है, वो होती है वैल्व। जो हमारे हृदय में 4 प्रकार के वैल्व होते हैं, तो उसमें से मुख्यतः 2 या 3 टाइप के जो वैल्व होते हैं उनमें बीमारी होती है, या तो उनमें सिकुड़न हो जाती है या फिर वो उनमें लीकेज आ जाता है, तो जिसके कारण हमें मरीज को दिक्कत होती है। तो एक ब्लॉकेजेस वाली बीमारी होती है और एक वैल्व वाली बीमारी। तीसरी बीमारी होती है जो जन्मजात बच्चों में होती है, जिसे हम कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं। उनमें जैसे हृदय में छेद है या
जो आर्टरी जो उनका नॉर्मल ओरिएंटेशन है वो गड़बड़ है, वो माँ के पेट से ही ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो उनको फिर ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ब्लॉकेज की बात होती है डॉक्टर गोयल, तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लेके भी काफी लोगों के बीच में चर्चा होती है कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन है कि वाकई में एग्जैक्टली कितना इफेक्ट करता है ये और कैसे इफेक्ट करता है। जी, एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो चीजों से बना होता है, प्रोटीन से और फैट पार्ट से। जिस कोलेस्ट्रॉल में फैट पार्ट ज्यादा होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन पार्ट ज्यादा होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो बट ये आम आदमी के लिए इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पर से एक रेंज के बाहर अगर है, चाहे वो गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो रेंज से बाहर है, ज्यादा है, तो वो धमनियों में जमने के चांसेस अधिक होंगे। तो हमें अपने शरीर में या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को एक सीमित दायरे में रखने की आवश्यकता होती है। जी, और ये किस तरह से किया जा सकता है? जैसे ब्लॉकेज में एक फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल, क्या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो ब्लॉकेज का रीजन बनते हैं, या कुछ बीमारियां, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ब्लॉकेज की संभावना अधिक हो जाती है? क्या रिस्क जोन्स हैं? जो ये ब्लॉकेज है जिसको हम, अगर हम केवल हृदय की आर्टरीज के ब्लॉकेज के बारे में बात करें, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि अनुवांशिकी है, जो जेनेटिकली है, मेरे पिताजी में था या दादाजी में था, तो उसको मैं अब चेंज नहीं कर सकता हूँ। और कुछ चीजें हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग हम छोड़ सकते हैं। डायबिटीज है तो हम उसको अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मोटे हैं तो हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो हम अपना स्ट्रेस कोशिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को या हार्ट के जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है इसको धीमा करा जा सकता है। ये तो हुई कि कैसे हम इसको थाम सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ब्लॉकेज की समस्या हो चुकी है, तो दो तीन टर्म्स आते हैं, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, ये क्या चीजें हैं और क्या ऑप्शंस होते हैं? कैसे समझें कि ये सिम्टम्स, मैं समझना चाह रही हूँ बेसिकली कि क्या सिम्टम्स है कि हम सतर्क हो जाएं, और ऑप्शंस उसके बाद क्या क्या हो जाते हैं फिर हमारे पास? जी, आपका सवाल ये है कि मरीज को क्या परेशानी होगी अगर उसके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो मरीज को जो मोस्ट कॉमनली जो मिलता है वो होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब है कि हम जब भी कोई काम करेंगे जिससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ेगी, तो जो हमारा डिमांड और सप्लाई है उसमें एक मिसमैच होगा। जो मांसपेशी ज्यादा काम करेगी तो उसको ज्यादा खून चाहिए उस समय, तो खून की मात्रा क्योंकि ब्लॉकेज है तो वो लिमिटेड हो गई है, तो वो उसको जब सप्लाई का मिसमैच होगा तो उस मांसपेशी में दर्द होगा, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। जी। दूसरा होता है कि कई लोगों में जो डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें एंजाइना यूजुअली मैनिफेस्ट नहीं करता है, तो उनमें जिसको हम बोलते हैं कि साइलेंट चेस्ट पेन या साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, तो वो भी होता है। तीसरा होता है कि जैसे कि कुछ लोगों में ना तो एंजाइना होता ना चेस्ट पेन होता, बट उनमें खाना खाने के बाद वो बोलते हैं कि हमें अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, डकार लेते हैं, थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। फिर से जब भोजन करेंगे फिर उसके बाद फिर से वही दिक्कत होगी, तो ये भी एक जो हमारा आर्टरियल ब्लॉकेज है इसका एक सिम्टम है। जी। बाकी और लेट स्टेजेस में जब हमारा हार्ट का फंक्शन खराब होने लगता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम दम फूलना या सांस फूलना बोलते हैं, ये भी एक लक्षण है। यानी कि कई बार ये सिम्टम्स जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, खास करके अगर शुगर पेशेंट है तो साइलेंट ये अटैक हो सकता है। इसलिए अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो जैसा कि डॉक्टर गोयल भी कह रहे थे कि सावधान रहने की जरूरत है, चेक पॉइंट्स आपके जो है उस पर नजर रखने की जरूरत है, साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट की देखरेख में रहने की जरूरत होती है। डॉक्टर गोयल, ऑप्शंस क्या होते हैं अगर ब्लॉकेज हो गया है, तो क्या ऑप्शंस रहते हैं और किस एज में आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि सबको मुझे नहीं लगता है कि बाईपास सजेस्ट किया जा सकता है या और जो ऑप्शंस हैं, तो क्या सजेशंस रहते हैं अलग अलग, और किन पे ये क्या सूट करता है? सबसे पहले तो हमें ब्लॉकेज को हमें देखना होगा कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, और है तो कितनी आर्टरीज में, क्योंकि हार्ट में यूजुअली 3 आर्टरी होती है जिनमें ब्लॉकेज होता है। तो अगर 1 आर्टरी में है, 2 आर्टरी में है, 3 में है, और कहाँ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, नीचे जाके है, तो ये सब एंजियोग्राफी जो एक जांच होती है जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी आम भाषा में बोलते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है। तो उसमें ये है कि अगर 1 आर्टरी में है और
या एक डिस्क्रीट लीजन है, एक ही जगह बस छोटा सा ब्लॉकेज है, तो उसमें हम स्टेंटिंग वाला जो हमारा ऑप्शन है, एंजियोप्लास्टी जिसे बोलते हैं, या जिसे आम भाषा में लोग छल्ला डलवा लेना बोलते हैं, या फिर स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी, तो वो भी किया जा सकता है। दूसरा है कि जो जिनमें तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, मल्टीपल लेवल पे ब्लॉकेज है, और पेशेंट डायबिटिक है, तो उनमें स्टेंटिंग जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनमें बाईपास जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, और जिससे मरीज को लगभग 20-25 साल तक आगे के लिए सुविधा हो जाती है। डॉक्टर गोयल, आपसे बातचीत करके बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में जो मिथ्स थे मेरे या मेरे दर्शकों के जो भ्रम रहे होंगे वो जरूर दूर हुए होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो आपसे दी हुई जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वास्थ्य परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं IGRMS से पटना से डॉक्टर निखिल चौधरी। डॉक्टर निखिल चौधरी मूत्र एवं यौन रोग विशेषज्ञ हैं। किडनी, प्रोस्टेट, स्टोन, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, फिस्टुला, हाइपोस्पेडिस सर्जरी इनकी एक्सपर्टीज है। हम इनसे यौन रोग और मूत्र रोग से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के बारे में और उनके प्रभावी समाधानों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। डॉक्टर निखिल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे आपका। धन्यवाद अजय जी, वेरी नाइस टू बी ऑन हिंदुस्तान टाइम्स, थैंक यू जी। हम आज बात करेंगे यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी दोनों के विषय में। हम यूरोलॉजी से शुरू करते हैं डॉक्टर निखिल। यूरोलॉजी से जुड़ी हुई कॉमनली फेस्ड इश्यूज कौन कौन सी हैं? यूरोलॉजी मेनली 4 ऑर्गन के साथ डील करती है। इन 4 ऑर्गन में आपकी किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन 4 के साथ होता है। तो कई सारे डिसऑर्डर हैं जिसमें होते हैं पेशाब की, यूरिन की कोई भी जो समस्या होती है, यही मुख्य 4 ऑर्गन होते हैं जो यूरिन प्रोडक्शन में, पेशाब को बनाने में हेल्प करते हैं, पेशाब बनाते हैं, और यूरिन के प्रोडक्शन में या फिर यूरिन के फ्लो में कहीं भी स्टॉपेज या ब्रेकेज होता है तो वो यूरोलॉजी के रेलम में आता है, यूरोलॉजी के लायक। 40+ में जैसे कि आप भी बता रहे थे कि बहुत सारी समस्या यूरिन से जुड़ी हुई होती है। 40+ में प्रोस्टेट और पेशाब की धार में कमी मेल्स में बहुत कॉमनली देखी जाती है, लेकिन लोग इसे लेके चलते हैं कि भाई इतना ऐसा तो होता ही है। 40+ में खास करके मेंटालिटी होने लगती है और लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीजों को। ऐसे क्या सिम्टम्स बेसिकली होते हैं जिनकी वजह से सतर्क हो जाने की या फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है? क्या सिम्टम्स होते हैं वैसे में? प्रोस्टेट तो हमारे बॉडी का हिस्सा है, बॉडी का अंग है, हिस्सा है मेल्स में। और मेल्स में जैसे एक एज के बाद आंख की रोशनी कमजोर होती है, बाल सफेद होते हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट के साइज में भी इंक्रीज होता है। तो प्रोस्टेट के साइज में जब इंक्रीज होता है तो ये जो पेशाब की नली होती है यूरेथ्रा, इसको प्रेस करने लग जाता है, और पेशाब की नली यूरेथ्रा को प्रेस करके ये पेशाब के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। तो जब पेशाब के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेशाब की जो धार है वो कमजोर हो जाती है। तो पेशाब धीरे धीरे होना, पेशाब में जोर लगाना, रात में बार बार उठ के पेशाब करना, या फिर पेशाब करने के बाद भी लगे कि पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ है, कुछ केसेस में पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। तो ये सब प्रोस्टेट के इलाजमेंट, प्रोस्टेट के साइज बढ़ने के सिम्टम्स है। इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहते हैं। प्रोस्टेट इंक्रीज हो जाता है, अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ज्यादा रुकावट करने लग जाए तो पूरी तरह से पेशाब रुक भी सकता है और उस स्थिति में कैथेटर लगवाने की स्थिति आ सकती है। तो ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स है। तो इसमें क्या लोगों का ये मानना है कि लोग यूजुअली सोचते हैं कि ये कॉमन होने वाली चीजें जो 40+ में होती है, तो ये क्या मेडिसिन से इसका इलाज है या सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है इसमें? ये है तो बड़ी कॉमन चीज है, तो प्रोस्टेट के साइज की वृद्धि होना है बड़ी कॉमन है और काफी लोग एक एज के बाद होती है। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये लाइफ का एंड पॉइंट है, ऐसा होगा ही, हमें ठीक नहीं होगा। इसका बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो एक और जिस पे हम लोग आएंगे, इसको प्रोस्टेट कैंसर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर नहीं। अगर एक बार हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर यूरोक्रोमेट्री आती है, पेशाब की धार की जांच आती है, पेशाब की धार की जांच हम लोग करके देखते हैं। इन कारणों के बाद जब हमें लगता है कि प्रोस्टेट रुकावट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे चूंकि ये बहुत कॉमन है, तो एक एज के बाद प्रोस्टेट के साइज में वृद्धि होती ही होती है, प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होता है। तो सिर्फ साइज में इंक्रीज का ये मतलब नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट करें। वो तो कोई भी कभी भी अल्ट्रासाउंड कराएगा 40-50 के बाद, प्रोस्टेट का साइज थोड़ा बड़ा आता है। लेकिन इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है
कि अगर प्रोस्टेट बड़ा होकर पेशाब में रुकावट कर रहा है तभी उसके इलाज की जरूरत है। तो रुकावट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पेशेंट के सिम्टम्स और दूसरा अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री से हम ये चीज डिटरमाइन कर लेते हैं कि प्रोस्टेट रुकावट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रोस्टेट रुकावट करता है तो इसका इलाज दवाओं से भी होता है और ऑपरेशन से भी होता है। शुरुआत दवाएं बहुत कारगर है, ऑलमोस्ट 60 to 70% केसेस में दवाओं से इसका बहुत इफेक्टिव इलाज होता है। एक सिंपल सी गोली होती है जो आपको रेगुलर खानी होती है और पेशेंट के पेशाब के फ्लो में इंक्रीज हो जाती है। कुछ केस में 20-30% केस में जहां प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन का डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो जो ऑपरेशन भी होता है वो दूरबीन वाला एंडोस्कोपिक सिस्टोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, शरीर पे कहीं कोई चीरा नहीं पड़ता है, सिर्फ एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है। प्रोस्टेट को हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू काट करके पूरा करके बाहर निकाल देते हैं, तो काफी इफेक्टिव इलाज है। तो अगर आपको प्रोस्टेट हो गया है या ओल्ड एज में आपको ये सब पेशाब के रुकने की सब दिक्कतें हो रही हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और यूरोलॉजिस्ट इसका इफेक्टिव इलाज कर देगा। दवाओं से भी इलाज होता है, ऑपरेशन से भी इलाज होता है। जी, यानी कि ये इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये तो होता ही है 40+ में। इस सॉल्यूशन के साथ जीने से अच्छा है दवाइयों से, या फिर अगर जरूरत हो डॉक्टर अगर समझते हैं सर्जरी की तो ये भी बहुत इजी गोइंग प्रोसीड्योर है, इसको लेके पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मेल्स के बाद हम फीमेल्स में आते हैं। फीमेल्स में भी कुछ इश्यूज होते हैं जो 40+ के आसपास शुरू होते हैं, जैसे कि यूरिन का लीक होना, या फिर फीमेल जो है वो यूटीआई को लेके भी बहुत वल्नरेबल होती हैं। फीमेल्स में कौन कौन से इश्यूज हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं? एक्चुअली फीमेल जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल की जो पेशाब की नली होती है वो छोटी होती है, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। और एज के बाद जैसे मेल्स में पेशाब की धार कमजोर होती है, फीमेल्स में भी पेशाब की धार कमजोर होती है। आफ्टर 40-50 कमजोर होती है, हालांकि इतना प्रोनाउंस नहीं होता है जितना मेल्स में होता है, लेकिन एक एज के बाद स्पेशली मेनोपॉज के बाद एक बार जब मासिक रुक जाता है तो मासिक रुकने के बाद जो यूरेथ्रा होता है, फीमेल नली होती है, वो भी थोड़ी सिकुड़ती है और पेशाब की धार कमजोर हो जाती है। जो पेशाब की धार कमजोर हो जाती है, पेशाब खट्टा होने लग जाता है, किडनी पे प्रेशर डालने लग जाता है, तो उस केस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई हो सकता है। जैसे आपने कहा पेशाब का लीक होना, पेशाब की धार कमजोर होना, तो ये फीमेल्स में बहुत कॉमन सिम्टम, क्योंकि फीमेल्स में पेशाब की नली छोटी होती है और उतना रुकावट की डिग्री उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो फीमेल्स में मोस्ट केस में एंटीबायोटिक से ही ये ठीक हो जाता है। जहां कहीं ये एंटीबायोटिक से या दवाइयों से नहीं ठीक होता है, उस केस में हम लोग एक दूरबीन की जो दूरबीन होती है, सिस्टोस्कोप होता है, उसे एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, उसी से इन्हें होता है। हालांकि एक बात और ऐड कर देता हूँ कि ये सब पेशाब की समस्या इतनी कॉमन है, पेशाब धीरे धीरे होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, कि हर केस में इलाज की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पेशाब हल्का रुक रहा है या इन्फेक्शन है, सिर्फ यूरिन रूटीन या कल्चर पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग एंटीबायोटिक्स हर केस में कर देंगे। उसे पहले प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना पड़ता है कि डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना है। अगर डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो बिल्कुल बहुत सिंपल दवाओं पे भी इसका इलाज हो जाता है। जहां ऑब्स्ट्रक्शन का डिग्री ज्यादा है, अल्ट्रासाउंड पे, यूरोफ्लोमेट्री पे, उस केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। जी, फीमेल्स की इश्यूज पे बात रही डॉक्टर साहब, तो मैं समझना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कहा भी कि फीमेल्स बहुत वल्नरेबल होती है यूटीआईज को लेके। क्या सिर्फ यूरोलॉजी की नहीं, कई बार होता है कि यौन रोगों को लेकर भी उन्हें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी क्या इसी तरह की प्रिकॉशंस की जरूरत है या कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है? देखिए, वो तो इन जनरल भी जब यौन संबंध रखते हैं, यंग एज पे यौन संबंध रखते हैं और ये रखते हैं, तो वो यूटीआई का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो वो होता ही है, तो उसको लेके भी केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उस समय यूटीआई का इन्फेक्शन हुए चांसेस काफी ज्यादा रहता है, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से ये सब इश्यूज काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, तो यौन संबंध के बाद इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। तो प्रॉपर हाइजीन, जेनेटिव हाइजीन मेंटेन करने से, क्लीन अंडरवियर पहनने से ये सब इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं और बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और रेयर केस में पेट के अंदर कोई कारण मिल सकता है, जैसे कि ये हुआ, पत्थर हो गया या रुकावट हो गया। उसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में या फिर इवन पत्थर में आप बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी पीना। कितना आप पानी का सेवन करते हैं। अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी में पेशाब कम बनेगा। पेशाब एक तरह का ऑलमोस्ट स्टेलाइजिंग फ्लूइड है जो अपने साथ इन्फेक्शन लेते हुए बाहर निकल जाता है। तो कम पानी पीना, पत्थर और इन्फेक्शन,
दोनों के प्रति बहुत बड़ा। डॉक्टर निखिल, आपसे बात करके बहुत कुछ जाना और समझा। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच।